हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक के संयुक्त प्लेटफॉर्म पर मैं राम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय जागृति अभियान जो कि संपूर्ण भारत में उन सभी बच्चों के लिए चलाया जा रहा है जो नवोदय एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों, इसके पहले के जो लेसन्स हमने आपको दिए हैं उनमें हम ऑलरेडी मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ भाषा के जो लेक्चर्स हैं वो भी आपके आ चुके हैं। अब हमारा तीसरा सेक्शन जो है इसमें अर्थमेटिक एबिलिटी यानी कि हम कह सकते हैं मैथ्स या हिंदी में कहें तो गणित का सेक्शन हमने चालू किया हुआ है। इसके पहले हम आपको 4 लेसन्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं गणित के। आज जो है हमारी 5वीं क्लास है। इस 5वीं क्लास में जो लास्ट क्लास में हमने होल नंबर के बारे में डिस्कशन किया था, वही होल नंबर की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए ये लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस कड़ी में आज हम इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे, मतलब पिछले लेक्चर में हमने इसके कॉन्सेप्ट देखे थे, अब आज के इस लेसन में हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के लेसन में जो क्वेश्चन आने वाले वो हम देखते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये स्पेशल किताब जो है छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक ने मिलकर के बनाई हुई है। इसमें जितना भी सेक्शन हमने पढ़ा हुआ है उससे संबंधित कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित जो प्रश्न है और अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, तो बच्चे चाहें तो इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। आज हमारा जो है क्लास नंबर 5 है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया मेंटल एबिलिटी कंप्लीट करने के बाद, भाषा कंप्लीट करने के, लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद में जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसमें क्लास नंबर 5 है। इसमें चैप्टर 2 हमारा चल रहा है जो कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में दोस्तों हम क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे हुए थे वो कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल करके सारे प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे। और इसमें ये भी चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपको मिल सकते हैं। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको सॉल्व करने में मेरा दिमाग किस तरह से काम करता है, उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हम एग्जाम में लगा सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैथ्स का सेक्शन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप उसको स्किप करके, मतलब गोला बना करके आप आगे बढ़ जाइए। जब समय बचेगा आखिरी में तब उसको लौट करके देखिए। पहले वही प्रश्न करना है जो प्रश्न आपको बन सकते हैं। चलिए, तो पहला सवाल यहां पर दिया है कि भाई 85536, ठीक है, 85,536 वास्तविक विभाजन के बिना किस संख्या से विभाज्य है। मतलब हमें डिवीजन नहीं करना है, हमें विभाजन नहीं करना है, हमें भाग नहीं करना, बिना भाग करे ही बताना है किस से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होगा कि 3 से होगा कि 7 से होगा कि 13 से होगा, किस से होगा। तो देखो, सबसे पहले हम पहला ऑप्शन उठाएंगे। क्या करेंगे? पहला ऑप्शन उठाएंगे। और हमें मालूम है 5 की विभाजकता जब हम चेक करते हैं तो कल हमने पढ़ा कि कोई संख्या 5 से डिवाइड जब होती, जब उसका आखिरी का अंक, इकाई का अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तब ये 5 से डिवाइड होगी। इसका मतलब ये जो संख्या है इसमें यहाँ जो अंक प्रयुक्त हुआ है ये ना तो 0 है और ना तो 5 है। इसका मतलब 5 से डिवाइड ये संख्या नहीं होने वाली। ठीक है, हमने पता लगा लिया कि 5 से नहीं कट रही है। इसके बाद हम देखते हैं 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब 3 का नियम ये कहता है कि इन सभी को जोड़ लो, इन सभी को जोड़ लो, मतलब 8 + 5 + 5 + 3 + 6। इन अंकों के योग को हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो मैंने इनको जोड़ा, देखो 6 3 9, ठीक है, 5 5 10 और 8 18 और 9 27। कितना हो गया? 27 हो गया। 27 में अगर देखें 7 और 2 9 बन रहा है। 9 3 से डिवाइड हो जाता है कितनी बार? 3 बार। इसका मतलब ये संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? ये संख्या भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अंकों का योगफल 27 आ रहा है और 27 3 से डिवाइड होता है। जब 3 से डिवाइड होता है तो अंकों का योग अगर डिवाइड हो गया तो हमने यही तो नियम पढ़ा था कि संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। जब संख्या डिवाइड हो गई मेरे भाई, लास्ट क्लास का रिवीजन बहुत अच्छे से करना, 3 की विभाजकता पढ़िएगा, ठीक है। तो ये हो गया। जब हमारा आंसर यहां से मिल गया कि भाई ये संख्या 3 से कट रही है, इसका मतलब हम कहेंगे भाई हमारा ये आंसर हो गया। जब देखो यहां पर 4 ऑप्शन दिए, 4 में से एक कोई आंसर होगा। जब ये आंसर ऑलरेडी मिल गया हमें तो फिर ये सब चेक करने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। क्या होगा? आंसर होगा बी। चलिए अगले सवाल पे आएंगे, सवाल नंबर 2।
देखो उसने कहा जब -1 को, जब -1 को 100 बार गुणा किया जाता है, इसका मतलब 100 बार गुणा करना मतलब -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 और कितनी बार है ये? 100 बार, 100 बार, 100 बार गुणा करना है। मैं आपसे कहता हूं कि -1 गुणा -1, अगर 2 बार हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब -1 की पावर 2। कोई संख्या 2 बार गुणा हो रही तो पावर 2 हो गई। इसी प्रकार से कोई संख्या अगर 100 बार गुणा हो रही तो इसका मतलब -1 कितनी बार लिखा है आपने? 100 बार लिखा है। तो कल हमने, अगर आपको याद हो, पढ़ा था कि -1 की पावर अगर इवन सम आ जाएगी, सम आ जाएगी, ये सम है ना, 100 क्या है? सम है। इवन है तो इसका आंसर क्या होता है? प्लस का 1 होता है। क्या होता है? प्लस का 1 होता है। यही पढ़ा था। और अगर -1 की पावर ऑड होती तो, -1 की पावर अगर यहाँ पर विषम होता तो आपका आंसर क्या होता? आप कहते भाई -1 आंसर होता। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? प्लस का 1 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्योंकि 100 बार आप -1 को गुणा कर रहे तो इसलिए क्या हो जाएगा? इवन है पावर, इसलिए हम ये कह सकते हैं हमारा आंसर ये बनेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि भाई एक स्टोर में 5 सेव का एक पैकेट 25 रुपए में। देखो यहां पर सेव का पैकेट, 5 सेव का पैकेट कितने रुपए में? 25 रुपए में। ठीक है, यहां पर रुपए है 25 रुपए में। एक स्टोर में 5 सेव का एक पैकेट, पैकेट में 5 सेव हैं जो कि 25 रुपए में मिलते हैं, लेकिन एक सेव अलग से आप लोगे, एक सेव मतलब 5 से कम, 5 से कम जितने भी सेव लोगे तो प्रत्येक सेव आपको कितने का पड़ेगा? 6 रुपए का पड़ेगा। 6 रुपए में बेचता है। तो ध्यान से पढ़िए, एक स्टोर 5 सेव का एक पैकेट 25 रुपए का बेचता है और एक सेव अलग से आप लेते हो 6 रुपए में बेचता है। यदि कोई महिला 27 सेव खरीदती है, 27 सेव खरीदती है, इसका मतलब ये कि भाई 25 सेव खरीद रही है, 25 सेव खरीद रही है और 2 सेव अलग से खरीद रही है। समझ आया कि नहीं? 27 मतलब क्या हुआ? अगर वो 27 सेव खरीदती है तो इस 27 सेव को आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें 25 + 2 है और 25 + 2 मतलब 25 क्या है? तो आप कहेंगे 5 सेव के 5 पैकेट हैं, 5 सेव के 5 पैकेट हुए ना भाई। एक पैकेट में 5 सेव है तो 5 पैकेट खरीद लेगी तो 25 ही आ जाएंगे। तो 25 तो ये हो गया और 2 सेव अलग से ले रही है, 2 सेव अलग से ले रही है, मतलब 27 सेव लेने के लिए 25 सेव पैकेट पैकेट करके लेगी और 2 सेव अलग से ले लेगी। तो मुझे बताइए, अगर ये 5 सेव का एक पैकेट है, देखो 5 सेव का एक पैकेट है जो कि 25 का है, तो हमें ऐसे कितने पैकेट चाहिए 25 बनाने के लिए? अगर ये एक पैकेट में 5 है तो 25 कितने पैकेट में होंगे? आप कहेंगे भाई 5 गुना करना पड़ेगा, मतलब 5 पैकेट हो जाएंगे। एक पैकेट में 5 तो 5 25, तो 25 के लिए हमें 5 पैकेट लेने पड़ेंगे। जब इसको हम 5 गुना कर रहे हैं तो जो अभिक्रिया हम इस तरफ कर रहे हैं वही अभिक्रिया हमें इस तरफ भी करनी पड़ेगी। इसको भी कितना गुना करना पड़ेगा? 5 गुना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि 5 का मल्टीपल हमने बना दिया भाई। एक पैकेट में 5 25 के, तो आप कहेंगे 2 पैकेट में 10 हो गए, तो ये भी डबल हो जाएगा भाई। 5 का 2 गुना कितना? 10, तो 25 का 2 गुना 50 भाई। एक पैकेट में 5 आते, 5 हैं 25 के, तो 10 होंगे 50 के, 15 होंगे 75 के, 20 होंगे 100 के और 25 होंगे 125 के। 25 पंचे 125, तो 125 रुपए में तो भाई हमारे 25 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 25। 25 हमारे जो यहाँ पर सेव हैं वो 125 के आएंगे, लेकिन हमें 2 अलग से खरीदने पड़ेंगे। अब आपको मालूम है एक सेव अलग से कितने का है? 6 रुपए का है। तो 2 सेव कितने के होंगे? दोनों तरफ 2 गुना कर दो आप, है ना। एक सेव 6 का, तो 2 सेव कितने के? 6 दूनी 12 के। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर यहाँ 2 सेव अलग से हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 रुपये और बढ़ जाएंगे। कितने? 12 रुपये और बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक सेव फुटकर में हमें कितने का पड़ा है? 6 का पड़ा है। तो 2 12 के, मतलब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 7 3 1, मतलब 137 रुपये में कितने सेव आएंगे? बोलो 27 सेव आएंगे। और उसने यही तो कहा है कि 27 सेव खरीदती है तो वह कितना पैसा देगी? 27 सेव खरीदने में 137 रुपये देगी। समझे कि नहीं? अब ये चीज, यही तो काम की चीज है। ये JNB 2018 का सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 137, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है? ध्यान से देखिए, समझिए, प्रयास करिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिखा है क्वेश्चन में, काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले, जबकि रमन को काकू से 3 अंक अधिक मिले। यदि तीनों द्वारा प्राप्त कुल अंक 76 हैं तो रमन द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब छोटे बच्चे हैं आप लोग, आपको ध्यान से चीज़ समझनी है। मैं तो पढ़ के लैंग्वेज समझ जाता हूँ, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगी, तो हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। ये सवाल कब का देखो, 2018 का जेएनवी का, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई, सबसे पहले आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप देख लो इसमें नाम क्या क्या है। एक नाम है हमारे सामने काकू, दूसरा है क्या बख्शी, और तीसरा नाम क्या है रमन। तो यहाँ पर आप लिख दो, क्या क्या लिख दो, काकू लिख दो, बख्शी लिख दो, और क्या लिख दो, रमन। ठीक है, ये लिख दिया। अब आप देखिए कि काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले, जबकि रमन को काकू से, मतलब देखो काकू इधर भी आ रहा है, काकू की तुलना किससे की, बख्शी से की। फिर रमन की तुलना किससे की, काकू से की। किससे की, काकू से। तो काकू कितनी बार आ रहा है, एक बार यहां काकू आ रहा है, एक बार यहां काकू आ रहा है। तो सबसे पहले आप काकू को देख लो, काकू को देख लो, और काकू को मान लो कि भाई एक्स है। काकू क्या है, एक्स है। मान लीजिए काकू कितने अंक मिले हैं हमें नहीं पता, तो हमने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है, मान लेते हैं। अब हम देखते हैं काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले। काकू को बख्शी से, ध्यान से पढ़ो, काकू को किससे, बख्शी से, यही लाइन पढ़ो इतना। काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले, मतलब इसके पास 7 अंक कम है, 7 रुपए कम है। भाई इस बंदे से इसके पास कितने, 7 रुपए कम है। इसका मतलब, अरे सिंपल सी बात है, देखो मेरे पास और आपके पास, मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए। इस बात को हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास आपसे 10 रुपए कम है। इसका मतलब ये तो हुआ मेरे पास, क्योंकि आपके पास 20 और मेरे पास 10 है मान लीजिए, तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास, अगर मैं बात करूं मेरे पास आपसे 10 रुपए कम है, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि आपके पास में मेरे से 10 रुपए ज्यादा है। इस बात को 2 तरीके से कह सकते हैं, है ना, 2 तरीके से कह सकते हैं। देखो इसके पास इससे 7 रुपए कम है, तो इसका मतलब इस बंदे के पास इससे 7 रुपए ज्यादा है, ये तो हुआ। अगर इसके पास इससे 7 रुपए कम है, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास इससे 7 रुपए ज्यादा है, दोनों बातें एक ही हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई बख्शी के पास इससे 7 रुपए ज्यादा। किससे 7 रुपए ज्यादा, इससे, क्योंकि इसको माना है हमने। इसको मानते तो x-7 करके लिखना पड़ता, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा, देखो अब आप देख लो भाई, बख्शी और काकू का अंतर कितना है, तो देखो इसके पास इससे 7 रुपए ज्यादा है, और इसके पास इससे 7 रुपए कम है। तो काकू के पास बख्शी से 7 रुपए कम है, तो देखो यहां से यहां जाने पर 7 रुपए कम हो रहा है। काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले, यहाँ रुपए में समझा रहा हूं मैं, चूंकि ये अंकों की बात है। तो यहाँ पर काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले, तो इसके पास 7 कम है इससे, इससे देखो, इससे इसके पास 7 कम है। दूसरा, रमन को काकू से 3 अंक ज्यादा मिले, रमन को काकू से 3 ज्यादा, तो काकू से 3 ज्यादा कर दो, रमन के पास पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, x+3, यही तो बोला उसने। देखो रमन को काकू से 3 अंक अधिक मिले, तो इसके पास अगर x है तो इसके पास 3 ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, x+3 हो गया। इतनी बात हमने कर ली। देखो काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले, काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले, और रमन को काकू से 3 अंक ज्यादा मिले, तो रमन को इस काकू से 3 अंक ज्यादा मिले। अब बोला यदि तीनों द्वारा प्राप्त कुल अंक 76 है, तीनों का कुल टोटल, तीनों का टोटल कितना है, 76 है, तो तीनों का टोटल कर दो भाई। इसके पास कितना है, x, इसके पास कितना है, x+7, और इसके पास कितना, x+3, तीनों को जोड़ देंगे तो देखो x में x जुड़ेगा, तो 1x, 2x और 3x, ये 3x हो गया। और देखो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, बराबर कितना है, बोलो 76 है। अब अगर हम 10 को उस तरफ ले जाएंगे मेरे बच्चे, 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 76 - 10, ये तो होगा 76 में से 10 कम, 76 में से 10 घटा दो तो 3x बराबर कितना हो गया, बोलो 66 हो गया, यही हो गया।
अब आगे देखो x का मान निकालना है तो 66 के बटे में कितना चला जाएगा, 3। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो देखो x के बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। x के बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा रमन द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो रमन का मान कितना है, x + 3। तो देखो x की जगह पे हम कितना रख देंगे, 22। x की जगह पे रख देंगे 22 और 3 यहाँ पर पहले से है, +3 है ना। तो 22 और 3 कितना हो गया, बोलो 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बोलो 25 हो गया। क्लियर है, बना लोगे, फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सब कुछ भाषा का खेल है, क्योंकि भाषा का लेक्चर आप पढ़ चुके हैं और इसमें अगर भाषा प्रयुक्त हो रही तो आपको भाषा को समझते आना चाहिए। ठीक है, चाहे आपकी भाषा हिंदी हो चाहे आपकी इंग्लिश हो, लेकिन मैथ्स की भाषा जो है केवल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, कितना अच्छे से आप चीज़ों को समझोगे। आपके पढ़ने पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है बस वैसे ही वैसा करना है और अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ बहुत आसान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसने क्या कहा, कितना दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख दिया है। अब 10 लाख प्राप्त होता है जब 8, 9, 3, 6, 4, 5 और 6, 3, 5, 4, 8, 9 के योग में से एक संख्या घटा दी जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या घटाई जा रही नहीं पता, और जो संख्या नहीं पता वही आपको ज्ञात करना है। उसने क्या कहा कि भाई जब देखो 8, 9, 3, 6, 4, 5, 8, 9, 3, 6, 4, 5 और 6, 3, 5, 4, 8, 9, 6, 3, 5, 4, 6, 3, 5, 4, 8, 9 के योग, मतलब इसके और इसके योग, तो योग कर दो, है ना, यही तो बोला। देखो इस संख्या और इस संख्या क्या लिखा है, के योग में से एक संख्या घटाई जाती है। कौन सी संख्या घटाई जाती नहीं पता, तो हम घटा देते हैं x, क्योंकि हमें नहीं पता। इन दोनों के योगफल में से एक संख्या घटा दी, वो नहीं पता। और जैसे ये संख्या घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखो क्वेश्चन में लिखा है 10 लाख प्राप्त होता है। तो 10 लाख लिख दो यहाँ पे। ठीक है, 10 लाख लिख दिया। जैसा क्वेश्चन में लिखा है वही हमने बना दिया। क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का क्वेश्चन है, लेकिन भाषा में कन्वर्ट करके दे दिया कि भाई इसके और इसके योगफल में से कोई संख्या, अज्ञात संख्या घटा दी। तो ये संख्या अज्ञात है, ये नहीं पता, घटा दी, तो क्या प्राप्त होता है, तो जो प्राप्त होता है वो ये है। तो जो प्राप्त होता है उसको बराबर में लिख दिया। ठीक है, अब देखो सॉल्व करना है, जोड़ देंगे, है ना, इनको योग करना है। तो 5 और 9, 9 और 5 कितना हो गया, 14, हासिल आएगी 1। ठीक है, देखो 4 और 1 5, 8, 5, 13, फिर कितना आया हासिल 1। ठीक है, फिर 6 और 1 7, 4 11, हासिल आई 1, यहाँ लिख दो। 3 और 1 4, 5 9, हासिल 1 भी नहीं आई। ठीक है, 9 और 3 12, हासिल आ गई 1। ठीक है, यहाँ लिख दो। 8 और 1 9 और 6 15। ठीक है, इतना आ गया। अब ये ब्रैकेट हमने सबसे पहले क्या करा जाता है, ब्रैकेट सॉल्व करा जाता है। ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, फिर उसके बाद -x बराबर कितना हो गया, 10 लाख। ये कर दिया, x को उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो हम क्या बोलेंगे, 1 5 2 9 1 3 4 -10 लाख बराबर क्या हो गया, x हो गया। अब देखो इसमें से घटाना है, तो 0 0 घटेगा तो वही अंक प्राप्त हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक तो भी रहेंगे। 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 2 9 1 3 4, और लास्ट में एक में से एक जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतनी संख्या बचेगी, आप घटा के देख लीजिएगा, इतनी संख्या बचेगी। तो x का मान कितना हो गया, 5 2 9 1 3 4, 5 2 9 1 3 4, डी आंसर आ रहा है। उत्तर क्या होगा, बोलो डी होगा। समझ में आया, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है बस वैसा ही करना और अलग से कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो आइए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 6। देखो क्वेश्चन में कहा गया एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल, अब ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल के लिए 10 रुपए। देखो एक बोतल अगर लेता है कोई बंदा, यहां लिख दो बोतल और यहां लिख दो रुपए। ठीक है,
अगर एक बोतल लेता है तो कितने रुपए? तो आप कहेंगे भाई 10 रुपए की बात कर रहा है, फुटकर में लेता है तो एक बोतल 10 रुपए की। और अगर 30 बोतलों की प्रत्येक टोकरे की बात की जाए 240 रुपए लेता है ना, 30 बोतल। देखो 30 बोतल कितने की है? 240 की। एक साथ अगर लोगे, अगर 30 से कम लोगे तो ये रेट लगेगा हर एक बोतल का। अगर 30-30 के स्लॉट में लोगे ना, 30-30 गुना करके लोगे, 30 लोगे, 60 लोगे, 90 लोगे, है ना, 30 के मल्टीपल में लोगे तो आपकी बोतल 240 की पड़ेगी 30-30 के हिसाब से। अब उसने क्या कहा कि भाई यदि वंदना 185 बोतल कोक की खरीदती है ना, या खरीदना चाहती है तो कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी? तो भैया 185 उसने बोला, मेरी बात सुनना, 185 बोतल की उसने बात कही है। हमें मालूम है 30 से अगर कम ले, 29 लेगी ना तो ये वाला रेट लगेगा, 28 भी लेगी तो भी ये रेट लगेगा, 25 लेगी तो भी रेट लगेगा। लेकिन अगर 30 ले लिया उसने तो हर एक 30 पर 240 रेट लगेगा। तो 60 लेगी तो 30-30 के हिसाब से रेट लगेगा, 90 लेगी तो भी रेट लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 30-30 के हिसाब से रेट लगाएगी। और फुट हम सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं ना मार्केट में, है ना, 250 ग्राम लोगे, आधा किलो लोगे तो रेट थोड़ा ज़्यादा लगता है, 1 किलो या 2 किलो या 5 किलो लोगे तो रेट कम लगता है। तो ऐसे 30 बोतल ले रही तो रेट कम लग रहा है, और एक एक बोतल ले रही तो ये लग रहा है। ठीक है, तो अब आप बात समझो कि 185 खरीदना है उसको, 185, तो 185 को मैं लिख सकता हूँ 180 और 5। ठीक है, देखो ये जो 180 है ना, ये 30 से कट जाएगा, 30 से कटेगा, या हम कह सकते हैं 30 के द्वारा 180 बन सकता है। हमें इस 185 को ऐसा बनाना है कि 30 के पहाड़े में जो वैल्यू आए वो, और जो वैल्यू बचेगी वो, है ना, ये क्या होना चाहिए? बच जानी चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूँ 180। देखो या तो आप ऐसा कर लो कि 185 बोतल हमें खरीदनी है, तो हम 30-30 के स्लॉट में देखते हैं कितनी बोतल आएंगी 30-30 के स्लॉट में, है ना। 30 के कितने जोड़े बनेंगे? तो हम कहते हैं भाई 30 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 3×18 कितना हो गया? 180 हो गया। शेष कितना बच गया? 5। तो हम ये कहेंगे 30-30 के 6 बंडल, 30-30 के 6 बंडल, कितने बंडल? 6 बंडल। तो 6 बंडल हम लेंगे 30 के हिसाब से, तो 6×18 कितना हो गया? 180 हो गया। तो यहाँ भी कितना गुना करना पड़ेगा? इसी रेट में 6 गुना करना पड़ेगा। 24 छक्के कितना होता है बच्चे? 144 होता है। टेबल याद रखोगे तब जाके आएंगे, है ना, मतलब 1440 रुपये। 180 बोतल जाएंगी 1440 की, और बाकी का जो होगा वो फुटकर में लेना पड़ेगा। 5 बोतल, ये जो 5 बच रही है, ये 5 बोतल। अब एक बोतल कितने की है? 10 की है, तो 5 बोतल कितने की होगी? इसका 5 गुना कर दो तो इस तरफ भी 5 गुना हो जाएगा। मतलब कितने की आएंगी? एक बोतल 10 की, तो 5 बोतल 50 की हो जाएंगी। कितने की होंगी? 50 की होंगी। तो हम ये कह सकते हैं 5 बोतल और 180 और 5 बोतल, 5 बोतल कितने की है? बोलो 50 की है। तो 50 रुपये और जोड़ देना है इसमें। मतलब कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 1440 और 50 कितना? 1490 रुपये, 1490 रुपये। तो 1490 रुपये मतलब आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन, है ना। उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? उसे देने पड़ेंगे 1490 रुपये। समझ आ गया? ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आएंगी, और जो जिस तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ उस तरीके से आपको चीज़ें पढ़ने भी आना चाहिए। पढ़ना आएंगी तब जाके चीज़ें बनेंगी। आपका लेवल जो है एग्ज़ाम का वो इतना आसान भी नहीं होता कि आप समझो कि तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास की किताबें बस हम पढ़ लेंगे उससे काम हो जाएगा। आपको एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी अधिक तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो इन चीज़ों को पढ़ के अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करें जिस तरीके से समझा पाएँ, या बच्चे जो समझदार हैं जो पढ़ रहे हैं डायरेक्टली, अगर उनको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? चलो, क्योंकि बहुत आराम से और बहुत डिटेल में विस्तार पूर्वक और एक एक चीज़ें करके जोड़ घटा के हर चीज़ करके मैं समझा तो सकता हूँ आपको, लेकिन चूंकि आपके एग्जाम के लिए इतना कम समय है कि इतना वक्त नहीं है कि हम धीरे धीरे बिल्कुल आराम से चलें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है? पहली 10 अभाज्य संख्याएं हमें निकालना है। सबसे पहली बात, कल हमने इकाई का अंक का कॉन्सेप्ट देखा था और मैंने आपसे कहा था कि गुणा करते हैं, जैसे मान के चलिए 2 × 3 × 7 ये लिखा है, तो इकाई का अंक क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 दूनी 6, ये 6 आ गया, और 6 सत्ते 42, कितना आ गया? बोलो 42 आ गया। तो यहाँ पर गुणा करने पर जो इकाई का अंक आ रहा है आखिरी वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो बताया था मैंने।
लेकिन इसमें नोट करने वाली बात क्या है, ये नोट लगा लेना उसी में जहां पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी कभी ऐसा हो 23, 32, 56 इंटू 15 ऐसा कुछ आ गया, तो जब भी गुणा दिया है सभी में, यहां पर गुणा दिया है, यहां पर गुणा दिया है, यहां पर गुणा दिया है, सबका गुणा हो रहा है, तो गुणा में आपको देखना है हमेशा कि कहीं पर आपको 2 मिल रहा है क्या, या 2 का मल्टीपल मिल रहा है, 2 मिल रहा है इकाई के अंक में, और कहीं पर आपको 5 मिल रहा है। तो देखो आप जानते हैं बच्चे, 2 इंटू 5 जब भी होता है तो 5 दूनी कितना बन जाता है 10, मतलब गुणनफल के आखिरी में एक जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है, जीरो। और जब भी ऐसा हो कि जैसे मान लीजिए 23 इंटू 10 इंटू 12 है, अब इनका गुणा आप करोगे ना तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, हमेशा देखो 3 का गुणा 0 में क्या हो गया, 0, 0 का गुणा 2 में हो गया कितना हो गया, 0, तो हमेशा इकाई का अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब 2 का और 5 का गुणा जब भी होता है तो क्या होता है, इकाई का अंक 0 बनता है, क्योंकि 10 आ गया। अब 10 का गुणा किसी में भी करो तो आखिरी में 0 ही बनता है। तो यहां पर हमने देखा कि भाई 3 है, हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखा 2 है और यहां पर क्या है, 6 है, इससे कोई मतलब नहीं। ये 2 दिख रहा है और ये 5 दिख रहा है। जैसे 2 पंचे 10 हो गया, अब 10 का गुणा किसी में भी करो आखिरी में 0 ही आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने पास नोट कर लीजिए। 2 और 5 का गुणा करने पर हमेशा 0 बनता है। ठीक है, अब देखो, अब हम ये अभाज्य संख्याएं ले रहे हैं, है ना, अभाज्य संख्या ले रहे हैं। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। दूसरी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3। अभाज्य संख्या हमने पढ़ा है ना। अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 5 होती है। उसके बाद क्या आता है, अभाज्य संख्या 7। उसके बाद क्या होता है अभाज्य संख्या, बोलो 11। फिर क्या होता है, बोलो 13। फिर क्या होता है, बोलो 17। फिर क्या होता है, बोलो 19। फिर क्या होता है, बोलो 23। कितनी संख्या होंगी, 10 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। इसके बाद क्या होता है, बोलो 29। ये पहली 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अब इतना सारा हमें नहीं करना था, हम बस यही देख लेते कि भैया यहाँ पर 2 और यहाँ 5 आ रहा है, तो इन दोनों गुणा करने पर क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10 बन जाएगा। 10 बनेगा तो आखिरी में क्या आएगा, बोलो 0 आएगा। 0 आएगा तो अब 0 का गुणा किसी में भी करोगे तो 0 ही बनेगा। ये आप पूरा सॉल्व करके देख लो। देखो यहाँ से स्टार्टिंग से हम सॉल्व करते हैं। देखो 2 3 6, 6 पंचे 30, ठीक है, 0 आ गया, 30 का 0। अब 0 इंटू 7 करोगे क्या होगा, 0। 0 इंटू 1 करोगे क्या होगा, 0। 0 इंटू 3 करोगे क्या होगा, 0। 0 इंटू 7 करोगे क्या होगा, 0। अब 0 इंटू 9 करोगे क्या होगा, 0। और 0 इंटू 3 करोगे क्या होगा, 0। और 0 इंटू 9 करोगे क्या होगा, 0। तो आखिरी में क्या आएगा, बोलो 0 ही आएगा। तो आंसर बनेगा आपका डी। और इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि आप 2 और 5 देख लो और आप आंसर निकाल लो, फटाफट आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, 23 45 60, मतलब 2,34,560 है। दो संख्याएं, कोई दो संख्याएं हमें नहीं पता। ठीक है, हमने मान लिया कि एक संख्या ए होगी तो एक संख्या क्या होगी, बी होगी। ठीक है, ये संख्या है। अब उसने कहा इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बोलो a प्लस बी। a प्लस बी का मान कितना दिया है, दोनों का योगफल कितना है, 23 45 60, 23 45 60। ठीक है, ये है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है, एक संख्या दूसरी से 10,010 अधिक है, मतलब हम कह सकते हैं अगर ये x है तो इससे ये ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा उतना जोड़ दो। 10,010 ज्यादा है। मेरी बात समझ गए कि नहीं, समझ गया ना। मतलब ये पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा है। मान के चलो इसके पास इससे 10 रुपए ज्यादा हैं, तो जितने इसके पास होंगे ना उससे 10 रुपए ज्यादा यहां पर रखना। ऐसे ही जितने इसके पास हैं इससे ये 10,010 ज्यादा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 और 10, तो 10,010 इससे ये ज्यादा है। और दोनों को मिला करके कितना है, इतना है। समझ गए कि नहीं। तो आप देखो ए का मान कितना, ये पूरा है, और बी का मान कितना, ये है। तो दोनों को जोड़ करके इतना बनेगा। मतलब ए का मान रख दो आप कितना, x प्लस 10,010, और बी का मान कितना, केवल x, बराबर कितना हो जाएगा, लिखो यहां पर 23
45 60। समझ आया कि नहीं आया? तो देखो x में x जुड़ जाएगा, कितने x हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे, बराबर ये वाली संख्या किस तरफ चली जाएगी? उस तरफ, मतलब 23 45 60। यहाँ प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, कितना? 10,010। अब इसमें से ये घटाना है, वो 2x का मान आ जाएगा, ठीक है? तो 2x का मान कितना होगा? तो मैं घटाता हूँ भाई, देखो 0 में से 0 जाएगा, कितना बनेगा? आप कहेंगे भाई 0 बनेगा, ठीक है? फिर यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा, कितना बनेगा? बोलो 5 बनेगा, ठीक है? फिर 5 में से 0 जाएगा तो कितना बनेगा? बोलो 5 बनेगा। फिर 4 में से फिर ये 0 जाएगा, क्या बनेगा? 4 बनेगा। फिर यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बनेगा, और 2 में से कुछ जा ही नहीं रहा है तो कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। इतना हो गया, समझ आया? अब x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर 22 45 50 बटे में कितना हो जाएगा? बोलो 2 हो जाएगा। अब 2 से आपको बच्चे काटना है इसको, ठीक है? भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ आ गया 2 सत्ते 14, है ना? 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10, इतना आ गया। तो x का मान कितना आ गया? x का मान इतना आएगा, 11 22 75, 11 22 75। अब उसने कहा भाई x का मान 11 22 75 है, तो इसका मान आ गया आपका 11 22 75। तो उसने कहा है कि बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी वाली तो ये है, इसके पास ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि इतना और एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर 11 22 75 x का मान 11 22 75 प्लस 10,010, इतना जोड़ दो, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? 75 और 10 85 आंसर आएगा आखिरी में, 85 आखिरी में आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। आप करके देख लो, इन दोनों को जोड़ लीजिए बच्चे, इन दोनों को जोड़ लीजिए और आंसर आपका ये वाला आएगा, ठीक है? करके देखो आप, आ रहा है क्या? बड़े समझ आया? अगर समझ नहीं आता तो बार बार उसको देखिए, बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, और जो जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आप करके देखिए, ठीक है? चलो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। देखो सवाल में कहा कि इनका गुणनफल दिया है, इन सभी का गुणनफल दिया है, इसमें आपको इकाई अंक बताना है। ये JNB 2013 का सवाल है। तो मैंने आपको क्या बताया? गुणा है, तो हम करते जाएंगे। 7 का गुणा 2 में कर दो, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? 4 इकाई अंक। जो इकाई अंक आता है वो लिखना है, ठीक है? देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। मैंने आपको कल तरीका ये भी बताया था कि आपको अगर दिक्कत दिखती तो ये उठाइए 7, फिर जो गुणा है गुणा लगाइए, फिर इसका इकाई अंक उठाइए 2, ठीक है? फिर गुणा है गुणा लगाइए, फिर इसका इकाई अंक उठाइए 7, फिर गुणा है गुणा लगाइए, फिर इसका इकाई अंक उठाइए 3, ठीक है? इतना लिख लो। फिर आप गुणा करिए, 7 दूनी 14, कितना आ रहा है? 14, 14 आ रहा है। 14 में ये छोड़ दो आप, क्या? इकाई का अंक लेना है केवल। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना बनेगा? बोलो, आप कहेंगे 4। फिर 4 गुणा किस में करोगे? 7 में। 7 चौके 28, 28 में से आपको कितना? 2 छोड़ देना, 8 को आगे बढ़ाना है। 8 दिया 24, 24 में से क्या होगा? इकाई का अंक 4 होगा, तो 4 आप लिख के आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है? ये करना है। और सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहीं पे करिए इकाई के अंक को लेकर के। 7 दूनी 14 की 4, 4 7 28 की 8, 8 दिया 24 की 4, आखिरी में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 4 आपका आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है? अगले सवाल पे आएंगे, सवाल नंबर 10। देखो उसने कहा 14 और 77 के बीच में 7 का गुणज है ना, द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। मतलब 14 और 77 के बीच में जो 7 के मल्टीपल आएंगे, मतलब 7 का टेबल हम बनाएं। देखो 7 का टेबल बनाना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 7 छिंग 42, 7 सती 49, 7 8 56, 7 नाम 63, 7 धाम 70 और 7 11 77, ये बनाया। अब सवाल में उसने कहा है कि भैया 14 और 77 के बीच, इनके बीच, इनको मिला के नहीं, क्या बोला? 14 और 77 के बीच। देखो लिखा है, पढ़ना तो जानते हो ना आप लोग। 14 और 77 के बीच में 7 के गुणज, 7 के गुणज मतलब 7 के टेबल, 7 के मल्टीपल, समझ रहे हो कितने हैं? तो हम देखेंगे 14
और 77 के बीच में, मतलब बीच में बोल रहा है तो इनके बीच में, इनके बीच में ये वाले कितने हैं गिनो। ये 7 का टेबल में आता है, ये भी 7 का टेबल है, ये भी 7 का टेबल मल्टीपल है, ये सारे के सारे 7 से कटने वाली संख्या है, यही तो उसने पूछी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी 8 है, तो 8 आपका उत्तर हो गया। ऐसा सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। कब का सवाल है ये देख लो आप, JNB 2011 का सवाल है। ठीक है, चलो इतना से सवाल था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि स्टार को कौन सा मान दिया जाना चाहिए जिससे कि ये जो संख्या है ये 25 से विभाज्य हो जाए। ये संख्या 6 9 1 2, और यहाँ पर क्या मान आना चाहिए स्टार की जगह पे ताकि ये संख्या कट जाए। देखो अब हमने कल जो पढ़ा था ना उसमें हमने 25 के लिए डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ा है ना, हमने कहाँ तक पढ़ा 13 तक। तो 25 के केस में ध्यान रखिए कोई भी संख्या 25 से जब कटेगी जब उसके संख्या के आखिरी में या तो 2 जीरो हो या तो 25, 25 का टेबल जानते हो ना आप लोग, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीय 75, 25 चौके 100, है ना ये ऐसा। तो कोई भी संख्या 25 से जब कटती है, कब कटती है, जब कटती या तो आखिरी के 2 अंक, जैसे लिखा है 31200, ये संख्या कट जाएगी किससे 25 से। जैसे लिखा है 31225, आखिरी में कितना आ गया 25 आ गया, यहाँ 00 आ गया, ये भी कट जाएगा। जैसे 31250, कितना आ गया बोलो 50, ये भी कट जाएगा। 31275, आखिरी में कितना आया 75, ये भी कट जाएगा। तो आखिरी के 2 अंक देखना है क्या है, जब आखिरी के 2 अंक या तो 2 जीरो हो या तो 25 हो या तो 50 हो या तो 75 हो, तो ये संख्याएं किससे कट जाती हैं 25 से कट जाती है। ये बात आप याद रखिए, इसके लिए आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तब ये कटेगी। तो अब यहाँ पर देखो भैया उसने कहा क्वेश्चन में क्या कि 6912 स्टार, ये स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए ताकि ये संख्या 25 से कट जाए, तो क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा 3 तो चलेगा नहीं आखिरी में, 4 भी नहीं चलेगा, 7 भी नहीं चलेगा, हम 5 रख के देख लेते हैं। यहाँ जैसे ही हम 5 रखेंगे तो ये बन जाएगा आखिरी में कितना 25, कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। और जैसे ही आखिरी में 25 आएगा तो ये संख्या किससे कट जाएगी 25 से कट जाएगी। इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये चीज़ है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आई, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन में कहा गया एक पार्क में 14 पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें रखी हैं। मतलब एक पंक्ति में या एक लाइन में, एक पंक्ति में कितनी कारें रखी हैं 420 कार रखी हैं। कितनी कार रखी, 420 कार रखी। तो उसने कहा कि अगर एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी हैं तो पार्क में कितनी कारें खड़ी होंगी। देखो यहां पर लिखा है कितनी पंक्तियां हैं, 14 पंक्तियां, है ना। एक पंक्ति में 420 कार खड़ी होती है तो 14 पंक्तियां आपको बनानी है। तो या तो हम एक करके एक करके गिन लें कि भाई एक पंक्ति में 420 है तो अगली एक पंक्ति में कितनी होंगी 420 ही होंगी, अगली एक पंक्ति में कितनी होंगी आप कहेंगे भाई 420 होंगी। ऐसे करके हम 14 बार लिख लें इनको। कितनी बार 14 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये भी 14 बार लिखा जाएगा। फिर सबको जोड़ देंगे तो ऐसे करके 14 पंक्ति का आंसर निकल जाएगा। लेकिन उससे आसान क्या पड़ेगा, दोनों तरफ आप देखो एक पंक्ति की जगह में कितनी पंक्तियों का निकालना है 14 पंक्तियों का, तो इसको हम सीधे 14 से गुणा कर देंगे तो हमारी 14 पंक्ति बन जाएंगी। भाई एक पंक्ति की जगह 14 पंक्ति लाना है तो 14 गुना कर दिया तो कितनी पंक्ति हो गई बोलो 14 पंक्ति हो गई कि नहीं। और 14 पंक्तियों में निकालना है, 14 पंक्ति हो गई। तो जब इसमें हमने 14 गुना करा तो वैसा ही का वैसा 14 का गुणा इस तरफ कर दो, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा काम करना पड़ता है। तो 14 गुणा 420 करेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 14 का गुणा 0 में 0 हो गया, 14 दूनी 28 की 8 हो गई। आखिरी में कितना आ रहा है 80 आ रहा है, 80 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन में आखिरी में देखो हमने क्या किया 0 निकाल दिया और उसके बाद का अंक निकाल दिया। देखो यहाँ पर 14 गुणा किस में कर दिया हमने 0 में, और 14 दूनी 28 की 8 आ गई। तो यहाँ पर 8 0 यही दिख रहा है और किसी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमारा इतने में ही आंसर मैच कर गया। आपको पूरा गुणा करना है तो आप पूरा गुणा करोगे तो यहाँ पर 5880 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए। क्लियर है, बढ़ जाएं आगे। चलो जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर नोट करना है कॉपी में तो आप वीडियो को रोक करके उसको नोट किया करें। मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कमेंट वगैरह लेने की आवश्यकता है नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। जब मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो मैं जानता हूँ कि आपको अगर वीडियो
में क्वेश्चन को नोट करना है और आंसर को नोट करना है, अपने कॉपी में नोट्स बनाए, तो आप वीडियो को रोक भी सकते हो, रोक के भी आप उसको कर सकते हो, ठीक है, तो कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि भाई एक नंबर है जो कि 50 से कम है, क्या है 50 से कम है, और 7 का गुणक है, 7 का गुणक मतलब 7 का मल्टीपल, 7 के टेबल में आना चाहिए, गुणक का मतलब क्या, टेबल में आना चाहिए, और जिसके 3 गुणनखंड है, मतलब इसके फैक्टर कितने होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए, तो वो संख्या क्या है। देखो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 50 से कम ये है, एक नंबर 50 से कम, अगर ये 50 से कम है तो बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो भाई पहला क्या कर दिया इसने, 50 से कम है, दूसरा क्या है 7 का गुणक, मतलब ये 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, 50 से कम है और 7 से कट भी रहा है, 7 का गुणक मतलब 7 से कट जाए। अब जिसके 3 गुणनखंड है तो इसके गुणनखंड कितने, गुणनखंड मतलब क्या, देखो किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, और अपने आप से भी कटेगा, किससे, 14 से, इतनी संख्याओं से कटेगा ये। 1 से तो हर एक संख्या कट जाती है, तो 1 से कटेगा, देखो 2 से भी भाग जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 सम संख्या है, 7 के पहाड़े में आता है और 14 के पहाड़े में भी आता है, 14 एकम 14, तो देखो इसके फैक्टर कितने हुए, 1 किससे किससे कट रहा है, 1 2 3 4, कितने से कट रहा है, 4 से, जबकि उसने क्या कहा कि इसके 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए, इसके 4 आ रहे हैं, तो ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे 42 पे, 42 देखो, देख लो यहाँ पर पहली कंडीशन 50 से कम है, ठीक है, और 7 से भी कटता है, 7 का गुणक है ना, लेकिन गुणनखंड देखना है कितने हैं, तो देखो हर एक संख्या 1 से कटती है, इधर आखिरी में सम है तो किससे कट रही है बोलो, आप कहेंगे भाई 2 से कट रही है। 3 से कटने के लिए कंडीशन क्या होती है, अंकों को जोड़ना, 4 2 6, 6 3 से कट रहा है तो 42 भी 3 से कटेगा, 3 से कट रहा है। जब कोई संख्या 2 से और 3 से कट रही है तो वो 6 से भी कटती है, ये तो बताया था हमने डिविजिबिलिटी में, ये तो बताया था 6 से कटती है, और ये 7 के टेबल में आता है, ठीक है, 7 के टेबल में आता है। अब मैं कहूँगा कि भाई यहाँ से और किससे कटेगा, 14 से कट जाएगा, भाई कोई संख्या 2 से कट रही है, कोई संख्या 7 से कट रही है तो इससे भी कट जाएगा, फिर कोई संख्या 3 से कट रही है और 7 से कट रही है तो 21 से भी कटेगा, और अपने आप में ये 42 से तो कट ही जाएगा। तो देखो इसको कितने फैक्टर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं से कट रहा है, इसने बोला 3 गुणनखंड है, मतलब 3 से कटना चाहिए, तो 8 से कट रहा था, ये भी आंसर नहीं है हमारा, ठीक है। तो अब अगले को चेक करके देख लो, अगले को चेक करेंगे, अगला क्या बोल रहा है, 49, 50 से तो कम है, भाई 50 से कम है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ये वाली, 7 का मल्टीपल है, 7 की टेबल में आता है, और 3 गुणनखंड होने चाहिए, तो 3 गुणनखंड के लिए 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और 49 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कट रहा है, आप काट के देख लो, और किसी के टेबल में आता नहीं, 1 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 49 टेबल में आएगा, तो कितने गुणनखंड है बोलो, आप कहेंगे 3 है, 3 से ना ज़्यादा है ना कम है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, देख लो आप, 49 के लिए 50 से कम है, 7 से कटता है, और इसके 3 गुणनखंड है, तीनों सेटिस्फाई कर दिया, मतलब 49 आंसर है, और 70 हो नहीं सकता क्योंकि 50 से कम चाहिए, वो 50 से ज़्यादा है, वहीं फेल हो गया, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 49 हो गया, बड़े। चलो अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल में कहा गया कि देखो एक कुएं में जल का स्तर 18 मीटर नीचे था, मतलब एक कुआं था, यहां से नापना शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जल का स्तर कहां तक, 18 मीटर नीचे तक था, 18 तक था, ठीक है। अब उसने कहा कि बारिश हो गई तो जल का स्तर 3.5 मीटर बढ़ गया, 3.5 मीटर बढ़ गया, तो मतलब मान के चलो पानी यहां पर था, अब यहां से ऊपर उठ जाएगा पानी, जैसी पानी भरेगा तो ऊपर उठेगा, जब ऊपर उठेगा 3.5 ऊपर बढ़ जाएगा, जब 3.5 ऊपर बढ़ जाएगा इसका मतलब 18 में से तो कम हो रहा है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं समझ पा रहे, ये कुआं है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे करके यहाँ तक मान लो, यहाँ तक कितना है बोलो, 18 मीटर, 18 मीटर पानी है, 18 मीटर तक की गहराई, मतलब यहाँ तक,
ठीक है, ये पानी भरा हुआ है इतना नीचे, बारिश हो गई तो पानी भर गया और पानी भर के ऊपर तरफ उठ गया। कितना उठ गया बोलो? 3.5 मीटर ऊपर आ गया। मान लो यहां कहीं आ गया तो ऊपर तरफ जा रहा है। जब ऊपर तरफ जाएगा तो कम तरफ जा रहा है, कम तरफ जा रहा है मतलब 18 में से कम हो रहा है। 18 में से कम होगा कितना? 3.5 कम होगा। तो अब कुएं का स्तर कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे भाई 18 में से कम करना पड़ेगा 3.5। ठीक है, 18 में से 4 गए 14.5, इतना हो जाएगा पानी। ठीक है, नया स्तर कितना होगा? 14.5। अब बच्चे क्या करते? 18 प्लस 3.5 कर देते, तो यहां पर गलत हो जाते, ये हो जाता, ये गलत हो जाता। पानी का स्तर जो है बड़ा है, बड़ा है तो ऊपर तरफ आया है, नीचे तरफ नहीं गया। नीचे तरफ और जाता तो 18, 19, 20, 21 ऐसा होता, ऊपर जाना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आएंगे। सवाल नंबर 15। ये तो गुणा का सवाल है। 2408 में 200 का गुणा करना है। 2408 में 200 का गुणा करना है, तो गुणा कर दीजिए भैया। सबसे पहले 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएंगी, है ना, ये आ गई। फिर 2 का गुणा इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 2 का 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 48 16 00, 48 16 00। ऑप्शन नंबर सी ये आंसर आ जाएगा। इतना आसान सवाल था। ये भी आपका JNV 2007 का सवाल है, देख लो आप। ठीक है, केवल गुणा करना था। अब देखिए सवाल में कहा 16 नंबर में 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 7980। कितना है? 7980 है। 3 संख्याओं का जो गुणनफल है वो 7980 है, जिसमें 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और तीसरी संख्या क्या है ये हमें बताना है। अब दोस्तों ये जो सवाल है, ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको खुद करना है। सवाल नंबर जो है 16 ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद करना है। ये हम जो सवाल हैं वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। 16 से लेकर के 17 नंबर का एक सवाल है, ये भी आपको होमवर्क करना है। आप इनको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। मैं आपको 25 तक के सवाल जो है वो होमवर्क दे रहा हूँ, मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। ये 17 नंबर सवाल है। सवाल नंबर 18, ये सवाल आपको करना है। करने के लिए इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप एक बार पढ़े रहेंगे ना इनको, तो अगली बार जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप ध्यान से समझेंगे कि मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ। ये सवाल नंबर 18 हो गया। सवाल नंबर 19 JNV 2008 का सवाल है, इसको आप पॉज करके नोट करिए, सॉल्व करिए। अगली क्लास में हम इसका आंसर देखेंगे कैसे करना है। सवाल नंबर 20 ये प्रैक्टिस के लिए सवाल है। ठीक है, 18 2 70 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल इतना आ रहा है और शेष इतना आ रहा है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका सवाल नंबर 20 है। सवाल नंबर 21 में आपको क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है। नया प्रकार का सवाल है, सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 22 इनमें से कौन सी संख्या 11 से कट रही है? 11 से डिवाइड होने वाली संख्या आपको बताना है। सवाल नंबर 23 की बात करें, ये संख्या में स्टार की जगह क्या आएगा कि संख्या 3 से कट जाए, ऐसा उसने बोला है। ये आपको करके देखना है, दिमाग लगाना है। सवाल नंबर 24 में 32 के बाद 5 और स्टार 6, मतलब 3 2 5 स्टार 6, 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। और सवाल नंबर 25 में 3 4 स्टार 2 4, ये दिया है 3 4 स्टार 2 4, 9 से अगर विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? इतने सवाल और हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, वीडियोस को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अगर एक क्वेश्चन आपको एक बार में समझ नहीं आता उसको दोबारा देखिए, अपना दिमाग भी लगाइए। अपने आसपास रहने वाले जो भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं उनसे आप पूछिए, जिससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।